ओके, तो जय अभी आप लोगों का आने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, और बहुत ही कम टाइम बचा है। तो एक स्ट्रेटजी आज डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स की, सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आपके मेन 6 टॉपिक रहते हैं फिजिक्स में। मैकेनिक्स 11th का सबसे पहले, फिर थर्मो पढ़ते हैं, फिर वेव्स पढ़ते हैं, वेव्स कई लोग पहले भी पढ़ लेते हैं। फिर आपका 12th शुरू होता है जिसमें हम कुछ लोग ऑप्टिक्स पहले पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पहले है, जो आपकी पूरी फर्स्ट वाली बुक होगी, राइट। फिर आता है अपना लास्ट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो इन सारे चीजों के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स नॉट सो इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स इजी हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं है। उनका आज अच्छे से हम व्याख्या करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो है, एंड तक देखना। और नीचे कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख देंगे कि अच्छा ये टॉपिक बताए, लेकिन भाई पूरी सुनना, मैं बहुत डिटेल में बातें करने वाला हूँ। ठीक है, एक लिस्ट बनाने से नहीं होगा, काफी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं जेई आपका भी जो होने वाला है उसके लिए मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अब धीरे धीरे, जिसमें मैं आपको हर एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की। तो देखिए, मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका 11th का कहीं ना कहीं रहेगा, आपका पुराना पोर्शन है। तो अब इसमें दो चीजें, एक अच्छी है, एक बुरी बात है। अच्छी बात इस सेक्शन की ये है कि आपने इसको 11th की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो कई बार बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं इसको, क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में बच्चे यूजुअली ध्यान देते हैं, और अभी तक आपके कई सारे टेस्ट में आ भी चुका होगा, तो आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो गई होगी। जैसे एनएलएम वगैरह शायद अब थोड़ा आपका बेटर होगा पहले से। लेकिन इसमें एक बुरी बात यह है कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, स्पेशली ये दोनों चैप्टर, और इवन कुछ पार्ट्स ऑफ एनएलएम भी हम कह सकते हैं। ये ऐसे सेक्शंस हैं जो बच्चों को इवन जेईई एडवांस के दिन तक समझ में नहीं आते। मतलब मेरा ये मानना है कि रोटेशन जो चैप्टर है और सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है वो पूरी तरह से 101% शायद केवल 500 या 1000 बच्चे समझते हैं एट द डे ऑफ जेईई एडवांस। मतलब मैं नहीं मानता कि 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चों को पूरी तरह से रोटेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, कि एंगुलर मोमेंटम भी सब कुछ पता है उनको रोलिंग भी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, राइट। सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन आई थिंक आपको इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा बाकी सबसे, क्योंकि एक तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये कि रिलेटिवली आपको ये शायद थोड़ा इजी टू ग्रैस्प होगा, क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो। अब जैसे इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रहता है, और एक्चुअली इसका ही सबसे ज्यादा रहता है वैसे तो। लेकिन ये क्या है, थोड़ा रिसेंट पोर्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, राइट। हवा में चीजें चल रही होती है, करंट जा रहा है, पता नहीं क्या क्या फील्ड जा रही है, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं कहूंगा मैकेनिक्स में थोड़ा अच्छा ध्यान दे सकते हैं। इसमें स्पेशली जो रोटेशन और सीओएम के अलावा वाले पोर्शन है, एनएलएम हो गया, आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, है ना, इवन मैं कहूंगा फ्लूइड्स वगैरह ये सब भी हो गए, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं होगा जेईई एडवांस में आपको कि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन दे देंगे वो कैलकुलेशन वगैरह वाले। तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी अच्छी ढंग की बुक है या कोई अच्छी कोचिंग की बुक है, आप वहां से पढ़ सकते हो, उनके क्वेश्चंस बना लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जेईई मेन के लिए आपकी जो कोचिंग की बुकलेट में फर्स्ट एक्सरसाइज होती है ना, वो भी मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के जाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है, और कुछ पोर्शंस के अलावा थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी रहेगा। मैं कहूंगा ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 रहनी चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 रहनी चाहिए। वेटेज भी है और रिलेटिवली आसान है। यस, कुछ सेक्शन डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको अगर हम हटा दें उन कुछ सेक्शंस को, तो ओवरऑल काफी आसान और स्कोरेबल पोर्शन है। अब बात आती है कि उन दो चैप्टर का क्या करें, सीओएम और रोटेशन, मेनली इन्हीं में दिक्कत आती है बच्चों को। तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टाइम देने का देखो सेंस नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय कम बचा है। क्योंकि देखो रोटेशन सीओएम पूरा अच्छे से समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपको कुछ सेक्शन समझ में आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको पढ़ के चले जाना, उनसे ही क्वेश्चन कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, और एक बार ट्राई करके देखो, अगर समझ में अब आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी 11th अब बीत चुकी है, तो अब आप टाइम दो, शायद आपसे हो जाए। तो आप एक बार पढ़ के देखो, अगर समझ में आ रहा है वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से मूव ऑन कर जाओ, बाद में देख लेंगे अपील अटेम्प्ट वगैरह में। अभी मेरे हिसाब से यार थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि आगे और भी घास है जो हमें चलनी है। फिर आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। स्कोरिंग है, इजी है, केमिस्ट्री के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसमें भी कोई ज्यादा इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन है, एक वो रहेगा आपका, और एक इसमें आपका ये एमएस डेल्टा टी वगैरह वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, ये कैलोरीमेट्री वगैरह के, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। हीट ट्रांसफर देख सकते हो, अगेन इतना कोई हार्ड है नहीं। सो दिस चैप्टर आल्सो यू शुड स्टडी। ओके, सारा ही आसान है, थर्मोडायनेमिक्स पूरा ही सेक्शन आसान है, स्कोरिंग भी है, और केमिस्ट्री के साथ कॉमन है। तो इसको भी आपको प्रायोरिटी पे पढ़ना है, ऐसे मत कि बस छोड़ देना कि भाई हटाओ। अब आते हैं पर नेक्स्ट वेव्स पर।
वेव्स वाला सेक्शन थोड़ा सा आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में हार्ड पड़ता है, क्योंकि उसमें जब वो सब चीजें आ जाती है ना, रेजोनेंस वगैरह, वेव पैटर्न, वेव इक्वेशन, कुछ बच्चों को समझ में थोड़ी कम आती है वो चीजें, ठीक है। बट इसमें भी कुछ सेक्शंस काफी स्कोरिंग है, जैसे आपका डॉपलर वाला सेक्शन है, काफी स्कोरिंग है, क्वेश्चन भी आते हैं और इजी भी होते हैं। बीट्स वाला सेक्शन भी स्कोरिंग है, इजी है। वेव इक्वेशन वाला सेक्शन थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली वेव्स का जब अपन कुछ उनके बीच में कुछ हरकतें कराते हैं वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक इंडिविजुअल वेव फंक्शन को एनालाइज करना आई थिंक वो रिलेटिवली इजी है। वो वाला सेक्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक वो वाला सेक्शन भी काफी आता है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव, ये वाले जो सेक्शन है ना, इनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। स्टैंडिंग वेव वाला सेक्शन प्लीज देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आसान भी है। अगेन इसमें ना थ्योरी बहुत सारी हो सकती है वेव्स के अंदर, जैसे स्टैंडिंग वेव्स के अंदर थ्योरी होती है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती है। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट फॉर्मूला वगैरह याद कर सकते हो, नोट्स फॉर्मेशन वगैरह के, ठीक है, वो भी कर लोगे, इनफ है, उनसे ही क्वेश्चन आएंगे। स्पेशली जेईई मेन में इतना कोई डिटेल में थ्योरी में नहीं जाता है। वेव फंक्शन वगैरह अजीब लग रहा है, साइन थीटा फाई इतने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले समझ के चले जाओ, क्वेश्चन टाइप समझ के चले जाओ, मोर देन इनफ है। आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेप्थ में जाओगे वेव्स में कंफ्यूज हो गए। इसमें एसएचएम वाला सेक्शन भी आता है, वो भी आपको देखना रहेगा। हालांकि वो जेईई एडवांस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट लगता है, क्योंकि उसमें सबसे डिफिकल्ट जो टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करने का डिफरेंट फिजिकल सिनेरियो में। और उतना हार्ड क्वेश्चन जेईई मेन में यूजुअली नहीं देंगे। जेईई मेन में वो आपको पेंडुलम वेंडुलम ऐसे फेमिलियर चीजें ही ज्यादातर पूछेंगे, तो आप वो चीजें पढ़ के जा सकते हो, पेंडुलम वगैरह फॉर नाउ। ओके, अब ये अपनी हो गई 11th में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैकेनिक्स और फिर थर्मो है, ठीक है। स्कोरिंग है, थर्मो तो बहुत ही अंडररेटेड सेक्शन है, स्कोरिंग है, इजी है और केमिस्ट्री के साथ कॉमन भी है, पढ़ के जाना, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए, राइट। फिर आता है आपका 12th का पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही मेनली रहता है फिजिक्स में, और इस पे तो पूरी आपकी बुक भी है, 12th की फर्स्ट बुक पूरी आपकी कहीं ना कहीं इसी पे डेडिकेटेड है। तो अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़े हुए आपको टाइम हो चुका है, आई गेस 12th में अब आप थोड़े प्रोसीड हो चुके हो, तो शायद अब कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें 4-5 काफी रिलेवेंट सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आसानी है, लेकिन लोगों ने ना उसको नोटेशन वगैरह देके थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अच्छा बताओ ये 3 चार्जेस पड़े हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये 2Q है, ये Q है। तो ऐसे सिंपल कॉलम्स लॉ लगाना है और वेक्टर अलजेब्रा करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेंस में। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पे नहीं जाना है। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन से मुझे पता है कई बच्चों को डर लगता है, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जेईई मेन में स्पेसिफिकली नहीं आएंगे, और इवन जेईई एडवांस में भी यूजुअली नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन करके कुछ यहाँ रोड दी हुई है, फिर यहाँ पे कुछ एक और रोड है, इनमें पूछेंगे बताओ कितना क्या फोर्स लग रहा है। ये सब क्वेश्चन ना कोचिंग की किताबों में ज्यादा आते हैं। जेईई एडवांस वाले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैथ से पूछ लिया है। वो आपको दिमाग वाला क्वेश्चन लगाएगा, गॉस लॉ के अंदर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछेगा, राइट। तो इस पे आप ज्यादा फोकस ना करें। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं ना कॉलम्स लॉ के, उनको एक बार पढ़ लेना, पोटेंशियल अच्छे से समझ लेना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज याद करके अवश्य जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो। ओके, फिर आपका आता है इसके अंदर कैपेसिटर वाला सेक्शन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कैपेसिटर वाले में भी आपको मेनली सर्किट एनालिसिस वाली चीज आनी चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो गया, चार्ज निकालो, एक अलग अलग सेटिंग ऑफ कैपेसिटर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। जैसे एचसी वर्मा में क्वेश्चन दिए हुए ना एग्जाम्पल पीछे, वहां से आप समझ सकते हैं उस चीज को, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक अजीबोगरीब सा कैपेसिटर कुछ दिया है, स्फेरिकल या आधा काटा हुआ, ब्ला 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 ऐसे करके। इतना आई डोंट थिंक मेंस में स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बस जो डिफॉल्ट आपको एनसीईआरटी में दिए हुए ना कि इस तरह के सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कितनी क्या होती है, वो याद करके चले जाना। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन करके निकालना वैल्यूज इतना रेलेवेंट नहीं है। अब आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके सर्किट एनालिसिस के, कि आपको अजीबोगरीब से सर्किट दे देंगे, उनमें करंट निकालो इस ब्रांच से, ये वाला बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो रही है। तो यहाँ पे आपको मेनली कर्शॉफ लॉज वाली चीज अच्छे से समझ के जानी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पोर्शन समझ के जाना है, जो रिलेटिवली आसानी है, कोई बहुत ज्यादा इतना डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। अब अगेन यहाँ पे भी आपकी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो वाली थ्योरी भी बहुत सारी आ जाती है। फॉर्मूला याद करके जाना, बस बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसोगे केवल अपना दिमाग खराब करोगे, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मेनली सर्किट एनालिसिस आता है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कई सारी थ्योरी है, पोटेंशियोमीटर, ये मीटर वो मीटर, ठीक है, मतलब पढ़ के चले जाना एक दो दिन पहले, बाकी इतना कोई रिलेवेंट नहीं है। मेनली सर्किट एनालिसिस आपको ब्रॉडली आना चाहिए। एम मीटर वोल्ट मीटर वाली चीजें देख लेना, वो वाले मीटर आपको आने चाहिए। बाकी पोटेंशियोमीटर फलाना मीटर नॉट सो रिलेवेंट। ओके,
अगेन देखो, तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाने, उसके लिए तो सब पढ़ना है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है उसमें आपका मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वायर की वजह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो वाला आना चाहिए। एम्पेयर्स लॉ आ गया आपका, ठीक है। और बाकी ये जो होता है ना आपका बार मैग्नेट वाला पूरा पोर्शन, या आपका बायोट सावर्ट लॉ वाला पूरा सेक्शन, थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल है। जेईई मेन में स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बायोट सावर्ट लॉ वगैरह को देख के ना बहुत लोग घबराते हैं, क्या डीएल क्रॉस ये वो दिया हुआ, इतना मत सोचो। केवल आप फॉर्मूले जो दिए हैं वो याद कर लो, और मेनली जो करंट वाला जो सेक्शन है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्या हो रहा है, उसके अंदर अपन ने जैसे कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसका क्या मोशन रहेगा, इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दो, वो रिलेवेंट चीजें आपकी रहेंगी। मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट वाला सेक्शन, बार मैग्नेट वाला जो पोर्शन है वो रीड कर लेना एनसीईआरटी से, बाकी इतना कोई रिलेवेंट नहीं, उससे क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, ठीक है। कई लोग इनमें बहुत उलझते रहते हैं, क्योंकि 12th का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पूरा सेक्शन है ना, और ये मॉडर्न वाला भी, इसमें ना कई लोग आइंस्टाइन बन जाते हैं, कई लोग ओपनहाइमर बन जाते हैं, आइंस्टाइन बन जाते हैं, बोर बन जाते हैं, 12th में रिसर्च करने लग जाते हैं। भाई आप इन चीजों में घुसोगे ना मैग्नेटिज्म वगैरह में, इनमें आप पता करोगे बाद में कि आपने कई चीजें जो 12th में पढ़ी तो गलत है, आपको बाद में पता चलेगा ऐसा, लेकिन आप उसके बारे में अभी सोचोगे तो आप केवल क्वेश्चन गलत करके आओगे, राइट। इतना नहीं सोचना है, जो सर ने फॉर्मूला बता दिया वो पढ़ लेना है, उससे कर लेना है, क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खराब होने लगेगा सब कुछ, ठीक है। फिर अपना इसमें एक और सेक्शन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उससे क्वेश्चन आता है, लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, सो अगेन डुएबल है वो। वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की वो आपकी चेंज करेंगे, उसमें आपकी फ्लक्स वगैरह, उससे आपको निकालना आना चाहिए कितना क्या वो बैठेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट निकालना आना चाहिए सर्किट में। यही एक टाइप का क्वेश्चन आता है, और कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। एसी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं थोड़ा। अगेन उसमें भी बहुत सारी थ्योरी रहती है, मोटर की फंक्शनिंग, जनरेटर की फंक्शनिंग वगैरह आपको सिखाई जाती है, जो मेनली फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने का इतना सेंस नहीं है फ्रॉम अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ के चले जाना, उनको रट्टे वगैरह करने बैठोगे केवल दिमाग खराब होगा। मेनली हमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पर ध्यान देना रहेगा। तो ये मेनली मैंने बता दिया क्या क्या है इस सेक्शन में, बहुत लंबा हो गया एक्चुअली ये। फिर आता है अपना ऑप्टिक्स वाला पोर्शन। ऑप्टिक्स में आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है आपका ज्योमेट्रिकल के अंदर आपके जो भी आपको डिफरेंट सिनेरियोस बताए गए ना, फॉर्मूला बेस्ड, आपका मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, और इन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि ना वो कई बार ऐसा भी करेंगे कि एक लेंस रख दिया, फिर उसके आगे एक मिरर रख दिया, अब बताओ इसकी कहाँ इमेज बनेगी, तो ये सब आपको करना आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पानी में डुबा देंगे, अब बोलेंगे एक और जगह कहीं और इमेज बनी, बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है। तो ये सब चीजों से टैकल करना आपको आना चाहिए, आसानी है ये सवाल। ऑप्टिक्स इज लाइक द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 12th। क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे और बहुत आसान है। ऑप्टिक्स बहुत स्कोरिंग सोर्स सेक्शन है, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि इलेक्ट्रो समझ नहीं आ रहा है ना, उसको छोड़ के एक बार ऑप्टिक्स पहले पढ़ लेना, बहुत आसान सवाल आएंगे। और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे आपके, उसमें आपको वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रिंज विड्थ वगैरह हो गया, ये सब चीजों पे आपको क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो वो आप सारे जो लैम्डा वेम्डा वाली जो भी चीजें होती है वो सब आप पढ़ के जाइएगा, ओके। एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसी पे क्वेश्चन आएगा, उसको समझ लेना, उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ऑप्टिक्स दो ही सेक्शन है और बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो एनसीईआरटी से आप रीड कर सकते हैं, मिराज वगैरह, उसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। इनसे एक आध बार कभी कभी जेईई मेन में सवाल आ जाता है, तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, बट समझ लेना, इट्स वर्थ इट, बोर्ड में भी काम आएगा। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स, जो अगेन बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही स्कोरिंग है, और ये आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है। एटॉमिक पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा आपका केमिस्ट्री के साथ, न्यूक्लियर भी आपका कहीं ना कहीं आपका केमिकल काइनेटिक्स के साथ कुछ हद तक ओवरलैप करता है। अगेन इसमें आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, बोहर वाले जो आपके तीनों चारों फॉर्मूले आएंगे उन पे ध्यान दीजिएगा, जो आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और एक इसमें न्यूक्लियर के जो रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले वगैरह आते हैं, वो सब कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, हाफ लाइफ वगैरह की। इसमें आप बहुत ज्यादा अगर डेप्थ में जाने लग गए, स्क्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह में घुसने लग गए, तो भाई आप केवल बर्बादी की तरफ जाओगे। ये चीजें 12th में नहीं समझनी होती है, बाद में आप समझोगे आईआईटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, और तब तुम सोचोगे कि क्यों पढ़े हम ये, तुम ये सोचोगे कि यार नहीं पढ़ते तो ये अच्छा था, राइट। तो आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो ये सब चीजें, बाद में आपको बहुत दिक्कत देगा ये सब्जेक्ट। जब आप कॉलेज में जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, बहुत आपको सताएगा ये क्वांटम वाला सब्जेक्ट, तो उसका भी समय आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। अभी आप केवल फॉर्मूले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मेनली एटॉमिक और न्यूक्लियर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी आप देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है।
तो आप देखेंगे 12th पूरी आसान है। इसमें सबसे आसान कौन कौन सा है? ये तो पूरी तरह से आसान है, ये भी पूरा आसान है, ये भी पूरा आसान है, ठीक है। डिफिकल्ट क्या क्या है? मैकेनिक्स के अंदर 2 ही चैप्टर डिफिकल्ट है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, बाकी सब रिलेटिवली आसान है। और इवन सीओएम और रोटेशन उस बच्चे के लिए आसान होगा जो अभी तक थोड़ा थोड़ा रिवीजन करता आ रहा था 11th का, राइट। एक और डिफिकल्ट पोर्शन, इवन वेव्स भी आपका आसान है, थोड़ा सा मुश्किल है थर्मो के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें आप केवल जो मेन टॉपिक्स है क्या क्या, डॉपलर, बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ वेव इन जनरल, ठीक है। इन चारों पांचों चीजों पर ध्यान देते हो तो साउंड भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। उसमें थ्योरी में मत घुस जाना, वो थोड़ी डिफिकल्ट कई बार कुछ बच्चों को लग सकती है, अगेन कुछ बच्चों को, सबको नहीं लगती है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट सेक्शन है, तो आप क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अगर ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना। कॉलम्स लॉ के क्वेश्चन आए समझ के चले जाना, कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना और चार्ज वगैरह निकालना, ये क्वेश्चन समझ के चले जाना। गॉस लॉ की कुछ बेसिक एप्लीकेशन समझ के चले जाना, 3-4 जो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में वो। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन कैसे करने हैं, करंट वगैरह कैसे निकालना है इंड्यूस्ड पोटेंशियल की वजह से, वो सब थोड़ा समझ के चले जाना। और आपका और क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, हाँ मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, ये समझ के चले जाना, दैट्स इट, ज्यादा सोचना ही नहीं, ठीक है। इतना करोगे जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से 100 में से 70-80 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। केवल इतना अच्छे से करके जाना, जो बताया है वो, जो हार्ड लगे छोड़ना है, जो आसान लगे पकड़ना है, और जो चीजें हमने छोड़ी है वो हम बाद में कवर कर लेंगे। बहुत ज्यादा सोचोगे दिमाग खराब होगा, बहुत ज्यादा करोगे। हमें मिनिमल एफर्ट लगा के मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। एक रूल आपने सुना होगा 20-80 रूल, कि हम 20% एफर्ट जो लगाते हैं ना कई चीजों में, उससे 80% रिजल्ट निकल के आता है, और जो बाकी 80% ना मेहनत करते हैं ना, उससे 20% ही आउटपुट निकलता है। तो आपको अपना जो एफर्ट लगाना है वो उन 20% टॉपिक्स पे लगाना है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देते हो। हाँ 20 नहीं है, बट जो भी है 50-60%। तो मैंने मेनली हाईलाइट कर दिया कई सारी बातें, आई होप आपने सुनी होंगी और इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब आपको मैं बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ, अगर आपने मेरी अभी तक वीडियो सुनी है, 16 मिनट की हो गई है, 2 मिनट और सुन लो, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दूंगा मैं, ठीक है। जेईई 2024 का मेरा कोर्स है, उसमें तुम्हें एनरोल होना है, केवल 8,000 रुपए का है, ठीक है। 8,000 रुपए आपकी फाइनल फीस है, वो आपकी 2024 एडवांस तक चलेगा। उस कोर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने पर्सनली कवर किया है, पर्सनली मैंने खुद किया है, ठीक है। और हर चैप्टर को मैंने आपका बहुत ही अच्छे से अंडर 2 to 3 आवर्स समराइज कर दिया है, ठीक है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप 11th की स्टार्टिंग में अगर हो, आपको समरी नहीं चाहिए, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जेईई मेन में 4 या 5 महीने बचे, जो आपकी अभी करंट सिचुएशन है, आप क्या चाहते हो कि यार हम ये चैप्टर को एक बार समझ जाए, इसके क्वेश्चंस करना हमें आ जाए, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे बाद में। अभी हमें क्या चाहिए कि यार हम हर चैप्टर के बेसिक समझ जाए, क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाए, ताकि यार अपना फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा चला जाए, डिसेंट चला जाए, नंबर आ जाए अपने 150-200, ये चाहिए ना। अभी आपको इंडिया का अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें वो एग्जैक्टली कराया जाता है। आपको डिटेल में पढ़ना है, वो भी दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैंने खुद कवर की है, पूरा कोर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक चैप्टर को मैंने आपका, भले रोटेशन का कोई भी रोटेशन ले लो, आप साउंड वेव्स ले लो, आप ले लो करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप ले लो वेव ऑप्टिक्स, सब चैप्टर को मैंने 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम में बता दिया है कि यार इसमें ये कॉन्सेप्ट्स है, मेनली ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे करने हैं, इनसे ज्यादा नंबर आते हैं। मेरी कई सारी टिप्स, कई सारी ट्रिक्स जो मैंने अपनी AIR-1 की जर्नी में सीखी थी, वो भी मैंने शेयर की है। इतना बढ़िया कोर्स केवल 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर में, क्योंकि आप ये कोर्स लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट करोगे ना, आप जेईई मेन फोड़ के आओगे, एकदम पूरा फोड़ के आओगे। और जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी ना, तभी 8,000 रुपए कुछ भी नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा यार, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी कोचिंग वगैरह में लाखों रुपए खर्च कर चुके हो। इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपका पूरा स्कोर ये चेंज कर सकता है। क्योंकि आपकी कोचिंग में, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी क्या चल रहा है, वो टॉपर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं। ये ऐसा कोर्स है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टारगेट करता है। इन केस आप एडवांस स्टूडेंट हो, इन केस आपको और पढ़ना है कोई टॉपिक, वो भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए विद सॉल्यूशन, डाउट नहीं आएगा, कोई लाइव डाउट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, समय नहीं बिगाड़ना, हर चीज का सोल्यूशन डिटेल में, नहीं आया समझे सोल्यूशन पढ़ लो, खत्म बात, कोई डाउट के लिए वेट नहीं करना। टेस्ट सीरीज है विद एवरी सोल्यूशन, मेंस, एडवांस, टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, पूरा तुम्हारा आगे का करियर चेंज कर देगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकेडबूस्ट ऐप का लिंक मिलेगा, एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स तो हैं, तो वो तो देनी है तुम्हें, ठीक है, वो तुम्हें वैसे भी याद करने में हेल्प करेगा ऐप में फ्री नोट्स, तो उसमें तुम जाना। जेईई 2024 कोर्स करके होगा, केवल आपका आई थिंक 8,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है ये, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको ला के देगा। 10,000 प्लस बच्चे अब तक हमसे पढ़ चुके हैं, ठीक है,
उस कोर्स की और डिटेल्स तुम्हें उस वेब पेज पे ही मिल जाएगी। ऐप पे जाना, वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा सारा डिटेल्स वगैरह, पढ़ लेना तसल्ली से, ठीक है। वैसे तो अगर तुम्हें ये मेरी टिप्स अच्छी लग रही है तो तुम्हें वहाँ पे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर बात नहीं कर सकता। वहाँ पे ना मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक चीज समझाई है। कई सारे इस तरह की गाइडेंस वगैरह भी मैंने दी हुई है पढ़ाते पढ़ाते, कोई ट्रिक्स वगैरह भी अपनी शेयर की हुई है, और हर चीज आपकी अच्छे से कवर की है। और जस्ट इन केस आपको वहाँ पे और डिटेल लेक्चर्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो आना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अदर साइड पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब, नोटिफाई वगैरह कर देना, बाय।